जय हिंद दोस्तों। सो बीच के फेज़ में जितने भी छोटे चैप्टर्स आए थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे इन वन गो। एंड ऑल दो आई हैव अपलोडेड देम ऑल्सो। और वो मैंने एक ही साथ कर दी थी बिकॉज वो बहुत ही छोटे चैप्टर्स थे, तो वो एक दिन में कंप्लीट आराम से हो सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। और यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री में आपको गांधी जी की एंट्री देखने को मिलेगी। अभी तक हम गांधी जी की को डिस्कस नहीं कर रहे थे। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस गांधी जी। सो ये जो चैप्टर रहेगा वो उनके अर्ली मूवमेंट्स, उनकी एंट्री, कब से वो इंडिया आए, कैसे उनकी नेशनल मूवमेंट में वो कैसे एक लीडर के तौर पे उभरे और कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में हम देखेंगे। एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ अ बिग चैप्टर, तो ये 2 पार्ट्स में आई विल अपलोड। ठीक है, हमने चेक किया था अराउंड इसमें 100 क्वेश्चंस के आसपास थे, तो वील अपलोड इट इन 2 parts, I would say, not volumes. So we'll be dealing with 50-50. So let's start with a very important, one of the very important topics of modern history, that is Gandhi ji. Okay, so let's start with the first question. करमचंद गांधी was the दीवान of. ठीक है, करमचंद गांधी कौन थे? वो इनके फादर थे, महात्मा गांधी के। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, इसलिए उनका नाम करमचंद था बिकॉज दैट वॉज हिज फादर्स नेम। सो ही वॉज अ दीवान ऑफ, तो ये पोरबंदर के भी दीवान रहे हैं, राजकोट के भी दीवान रहे हैं, बीकानेर के भी रहे हैं। तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, और उनको काबा गांधी भी बोलते थे, काबा गांधी। सो द फादर ऑफ महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, वॉज ऑल्सो कॉल्ड बाय अ पॉपुलर नेम, दैट इज़ काबा गांधी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस गांधी जी हैड स्टडीड? कौन कौन से कॉलेजेस में उन्होंने पढ़ा है इनमें से, या इसमें से किस कॉलेज में उन्होंने पढ़ा है? सो ही स्टडीड फ्रॉम सामलदास आर्ट्स कॉलेज भावनगर। ठीक है, सामलदास आर्ट्स कॉलेज भावनगर से पढ़े हुए हैं। कब पढ़े हैं वो? यहाँ पर 1885 में। ठीक है, तो जब आईएनसी का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय गांधी जी कॉलेज में पढ़ रहे थे, सामलदास कॉलेज भावनगर। ठीक। Which of the following international events influenced the course of the national movement in India before the advent of महात्मा गांधी? ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं उसने इंडिया में एक नेशनल मूवमेंट की एक लहर लेकर आई गांधी जी के आने से पहले। सो इटालियन एबेसियन वॉर 1898, बॉक्सर मूवमेंट इन चाइना, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन आयरलैंड, विक्ट्री ऑफ जापान इन रसो जापानीज़ वॉर। तो ये सारे ही हैं 1 2 3 4। इटालियन एबेसियन वॉर 1898 का, देन बॉक्सर मूवमेंट, विल सी द टाइम लाइन, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन आयरलैंड एंड विक्ट्री ऑफ जापान इन द रशिया जापानीज़ वॉर। इन सब ने ही कहीं ना कहीं ब्लो दिया। तो गांधी जी के एडवेंट से पहले इटालियन एबेसियन वॉर 1898, जिसमें कि कॉलोनियल पावर जो इटली की थी उसको डिफीट किया गया, देन बॉक्सर मूवमेंट जो चाइना में हुआ, फिर जापान की विक्ट्री देखी गई रशिया जापानीज़ वॉर में। ये इंटरनेशनल इवेंट्स हुए जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। बट जो विक्ट्री ऑफ जापान थी ओवर रशिया 1905, इसने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। आफ्टर डिफीटिंग रशिया इन 1905, जापान प्रूव्ड इटसेल्फ एज अ डोमिनेटिंग कंट्री। ठीक है, तो भाई रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री थी, मिलिट्री पावर भी उसकी बहुत ज़्यादा थी, उसको डिफीट अगर कर दिया तो दैट कंट्री वुड स्टूड एट फार। तो जापान वॉज दैट कंट्री and it proved itself as a dominant country through its military approach over a powerful country of Europe. Thus, the delusions were resolved that the white people are invincible. तो यहाँ पे जो एक delusion था कि जो whites हैं वो invincible हैं, वो जापान ने तोड़ दिया। ठीक है, सो ये सारे ही मूवमेंट्स जो थे उन्होंने थ्रेड दिया इंडिया को आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने एक मैगज़ीन शुरू की थी जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। सो 1894 की बात है, गांधी जी ने नेटल इंडियन कांग्रेस, ही फाउंडेड द नेटल इंडियन कांग्रेस, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। एंड इसी मूवमेंट में बहुत बार उनको जेल भी जाना पड़ा। देन साथ ही साथ उन्होंने एक टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना भी की विद हिज एसोसिएट्स एंड स्टार्टेड लिविंग देयर, वहीं पे उन्होंने रहना भी शुरू किया। फिर उन्होंने इंडियन ओपिनियन मैगज़ीन पब्लिश करना शुरू की साउथ अफ्रीका में, और साथ ही साथ फीनिक्स फार्म की स्थापना भी की दिसंबर 1904 में। कहाँ पर? डर्बन। सो क्या क्या हुआ? 1894 में गांधी जी ने नेटल इंडियन कांग्रेस बनाई, उसके बाद उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। देन टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की, वहाँ पे रहने लगे। देन उन्होंने इंडियन ओपिनियन मैगज़ीन पब्लिश करना शुरू किया, और साथ ही साथ 1904 में
फीनिक्स फार्म की स्थापना भी उन्होंने की डर्बन में। क्या है फीनिक्स फार्म, कहाँ पर है? तो फीनिक्स फार्म है डर्बन, साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी वॉज अ सपोर्टर ऑफ, तो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, आइडियलिज्म, कैटेगरी सोशलिज्म या फिलोसफिकल एनार्किज्म। तो महात्मा गांधी जो सपोर्टर थे वो फिलोसफिकल एनार्किज्म के सपोर्टर थे। गांधी जी थॉट द एम्फेसिस इज़ नॉट ऑन आइडियलिज्म बट ऑन प्रैक्टिकल आइडियलिज्म। ठीक है, तो गांधी जी के जो विचार थे उसमें जो उनकी जो एम्फेसिस थी वो आइडियलिज्म पे नहीं थी, प्रैक्टिकल आइडियल। भाई इतना भी आइडियल नहीं होना कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो पाए, तो प्रैक्टिकल आइडियलिज्म को फॉलो करना है। गांधी जी थॉट हैज़ ऑल्सो बीन लिंक टू यूटोपियन सोशलिज्म एंड फिलोसफिकल एनार्किज्म and can be compared with the strengths of Marxist, though not a Western philosophy and even Western liberal thoughts. ठीक है, तो उनका मिक्स था, एक मतलब कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो लेनी चाहिए. ही बिलीव दैट इन कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल नॉन वायलेंट स्टेट एवरी सिटीजन वुड हैव द फीलिंग ऑफ सेल्फ गवर्नेंस. ठीक है, तो ये मानते थे कि जो एक आइडियल नॉन वायलेंट स्टेट में हर सिटीज़न को अपनी जो सेल्फ गवर्नेंस की फीलिंग होती है, एंड ये जो स्टेज होती है देयर वुड बी नो नीड फॉर द स्टेट टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ द लैंड. और जब वो जो सिटीज़न वहाँ पे रह रहा है उस देश में, जब वो कंटेंट है, जब वो खुश है हर चीज़ से, तो उसे लग रहा है कि भाई मैं ही सारी चीज़ें, दिस इज़ अ नॉन वायलेंट स्टेट, मैं खुद ही सेल्फ गवर्निंग परपेचुअल इंसान हूँ, तो वहाँ पे एक लॉ ऑफ द लैंड की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज वो आइडियली वो खुद ही करेगा अपने लॉ लैंड को बचाने के लिए. ठीक है, तो ये एक फ़िलॉसफी में वो बिलीव करते थे. नेक्स्ट इज़ द ट्विन प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी राम राज्य वर. तो राम राज्य के दो प्रिंसिपल्स क्या थे इनके? एक तो सत्य बोलो, ऊपर से अहिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना है. सो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. ठीक है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस ये ट्विन प्रिंसिपल्स थे महात्मा गांधी के राम राज्य की जो फिलॉसफी थी. ही यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज अ बेस टू डेवलप अ सोसाइटी ऑफ हिज ड्रीम. कुछ लोग ऐसा भी मानते थे दैट ट्रूथ पॉलिसी ऑफ महात्मा गांधी इज इंस्पायर्ड बाय हिंदू रिलीजन, एंड नॉन वायलेंस जो है वो उन्होंने बुद्ध, जैन और क्रिश्चियन आइडियोलॉजी से सीखा है. ठीक, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गांधी जी नॉन वायलेंस क्या है? नॉन वायलेंस इज़ अ वे टू अटेन द ट्रूथ. तो देखिए दो उनके जो ट्विन प्रिंसिपल्स थे वो कैसे अचीव हो सकते हैं? जब आप हिंसा नहीं करोगे तो आप धीरे धीरे सत्य की राह पर निकल जाओगे. सो अकॉर्डिंग टू गांधी फिलॉसफी ट्रूथ स्टैंड्स फॉर रियलिटी. ठीक है, तो गांधी मानते थे कि भाई जो ट्रूथ है दैट स्टैंड्स फॉर रियलिटी, एंड ही डिस्क्राइब्ड ट्रूथ एज एग्जिस्टेंस, कॉन्शियस एंड ब्लिस, सत सित आनंद. ठीक है, सच्चित आनंद जिसको हम बोलते हैं वो था. ही सेड अहिंसा और नॉन वायलेंस जो है इसका मतलब होता है ट्रूथ इज़ द एंड. ठीक, सो ही सेड अहिंसा और नॉन वायलेंस इज़ द मीन्स, ट्रूथ इज़ द एंड. तो जो आप रास्ता अपना रहे हो वो क्या है? वो नॉन वायलेंस का है, और आप पहुँचोगे कहाँ? सत्य तक. सो दे आर सो इंटरवाइंड दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट देम. और ऐसा नहीं है कि आप मतलब इन दोनों को अलग कर सकते हो. सो वो इंटरमाइंड है, इतने ज़्यादा इंटरमिंगल्ड हैं कि आप इनको अलग नहीं कर सकते, ऑल्दो आपको ये रास्ता अपना के यहाँ तक पहुँचना है. ठीक, सो दैट वाज हिज फिलॉसफी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू रिगार्डिंग गांधी जी. तो इनमें से क्या है? मार्क्सिस्ट विदाउट मार्क्सिज्म? नो. अ सोशलिस्ट विदाउट सोशलिज्म? नो. एन इंडिविजुअलिस्ट विदाउट इंडिविजुअलिज्म? नहीं. ही वॉज एन इंडिविजुअलिस्ट अमंग सोशलिस्ट एंड अ मार्क्सिस्ट अमंग सोशलिस्ट. ठीक है, तो वो एक इंडिविजुअलिस्ट थे अमंग सोशलिस्ट और एक मार्क्सिस्ट भी थे. गांधी जी's thought has been linked to philosophical anarchism and can be compared with the strengths of Marxist thought, but present circumstances में he was not in the favor to abolish the state. ठीक है, उस समय पे he was not in the favor कि भाई स्टेट को, जैसे मार्क्स की थियोरी कहती है कि स्टेट नहीं होना चाहिए. हैव्स हैव नॉट्स की थ्योरी जो थी वो उन्होंने दो ग्रुप्स डिवाइड किए थे कि भाई स्टेट का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया जाए, बट उस सर्कमस्टेंस में जो गांधी जी थे वो इस फेवर में नहीं थे. ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं थी उस समय के लिए. ह्यूमन बीइंग उतने केपेबल नहीं थे कि वो अपने कलेक्टिव अफेयर्स को खुद से मैनेज कर पाएँ, इसीलिए स्टेट जो था और जो लॉ है वो ज़रूरी था उस सोसाइटी के लिए. तो वो इसमें वो मार्क्स से डिफ़र कर रहे थे. मार्क्स की थियरी ये थी कि स्टेट को ख़त्म कर दो. सो इन एडिशन टू दिस ही ऑल्सो बिलीव दैट ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट शुड बी मिनिमम. बट वो ये मानते थे कि हाँ, ज्यूरिस्डिक्शन जो है स्टेट का वो मिनिमलाइज रखो, जिससे कि जो सिटीज़न है आपका जो वहाँ रह रहा है वो अपने आप को कंटेंट माने और खुद ही अबाइड करे, abide by the law. So Gandhi ji told Louis Fisher, I'm a true socialist. The meaning of my socialism is सर्वोदय. तो उनके सोशलिज्म का जो मतलब था वो था सर्वोदय. सर्वो मतलब सबका उदय. देयर इज़ अ ग्रेट सिमिलैरिटी बिटवीन गांधी एंड मार्क्स, क्योंकि दोनों का जो फाइनल एम था वो था टू इस्टेब्लिश अ स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, लेकिन उनके जो मीन्स थे उसको अचीव करने के वो डिफरेंट थे. गांधी जी के लिए वो नॉन वायलेंस के थ्रू अचीव कर रहे थे, बट मार्क्स वॉज कंफर्टेबल यूजिंग द वायलेंट मीन्स ऑल्सो. ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी एक मेंस में आया हुआ था
कि इनकी जो सिमिलर थॉट्स थे उसके बारे में डिस्कस करना। तो सिमिलैरिटी है काफ़ी कुछ, लेकिन दोनों के जो एंड जो अचीविंग मीन्स हैं वो डिफरेंट थे। सो गांधी जी ऑलवेज यूज द वे ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, वेयर मार्क्स वॉज ओके विद द वायलेंस ऑल्सो। ही वॉज हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में लड़ाई रहेगी, एंड मार्क्स वॉज ऑफ दिस थॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट स्टेप इन द गांधीयन स्ट्रैटेजी ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह के केस में लास्ट स्टेप क्या होती थी, तो भाई मतलब बेसिकली स्ट्राइक जो थी वो उनकी लास्ट स्टेप थी। ठीक, सबसे पहली स्टेप थी उनकी फास्टिंग। सबसे पहले वो बैठ जाते थे फास्ट करने के लिए। ठीक है, तो फास्टिंग अगर कोई नहीं मान रहा है, फिर बेसिकली जो गांधी स्ट्राइक उनको मतलब फास्टिंग को उन्होंने एक फायर एरो बोला था कि भाई ये मेरा तीर है, ये छोड़ दिया, अभी आगे धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ेंगे। तो लास्ट स्टेप होती थी उनके लिए स्ट्राइक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या सही नहीं है। द एम ऑफ सत्याग्रही इज टू डिफीट द एनिमी। नहीं, सत्याग्रही का एम एनिमी को डिफीट नहीं करना था। ठीक है, उनका परसेप्शन चेंज करना था। द वेपन ऑफ सत्याग्रह इज अहिंसा। ये सही है। सत्याग्रही शुड बी द फर्म इन हिज बिलीव। अपने जो आप बोल रहे हो कि अगर आप सत्याग्रही हो, आप नॉन वायलेंस को, तो उसको आपको मानना भी है। ऐसा नहीं कि आप अंदर हिंसा भरे हुए हो और बाहर से आप अहिंसा शो कर रहे हो। सत्याग्रही शुड हैव नो इल फीलिंग टुवर्ड्स हिज एनिमीज। अपने दुश्मनों की तरफ कोई इल फीलिंग नहीं हो। ठीक है, तो गांधी जी का जो मीन्स था नॉन वायलेंस का, एज अ फोर्स ग्रेटर देन वायलेंस, सफरिंग वॉज इट्स ड्राइविंग फोर्स। Once let the oppressors use as much as force they can on the non-violent protesters until a stage come when they can incur no more violence। तो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि भाई ठीक है, अगर कोई फोर्स लगा रहा है तो लगाने दो, लेट्स सी। एक समय ऐसा आएगा जब वो फोर्स नहीं लगा पाएगा, ठीक है, कोई वायलेंस नहीं कर पाएगा। हैंस देयर इज़ नो मोटिव टू डिफीट द एनिमी, बट उनका परसेप्शन चेंज करना इनका मेन मोटिव था। गांधी जी के हिसाब से द क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस इज, तो क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस क्या है? परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस क्या रहेगी? द परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी इज द क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। व्हाट आइडिया इज गिवन बाय गांधी फॉर फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के लिए क्या आइडिया गांधी जी ने दिया हुआ था? दैट वाज सेल्फ कंट्रोल। ऑलराइट, गांधी जी टोल्ड सेल्फ कंट्रोल एज द बेस्ट मीन्स फॉर फैमिली प्लानिंग। इन विच ईयर गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका से कौन से साल में वापस आते हैं? 1915 में। सो जनवरी 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न होते हैं साउथ अफ्रीका से, एंड बहुत ही वार्म वेलकम मिलता है, क्योंकि बाहर जो उन्होंने किया साउथ अफ्रीका में रहते हुए भी जो उन्होंने इंडियंस के लिए किया, दैट वॉज अफार बेटिंग अप्रोच। तो उनको यहाँ लोगों ने बहुत ही वार्म वेलकम दिया। उनके स्ट्रगल्स की स्टोरीज़ यहाँ से, तब तक न्यूज़पेपर भी बहुत फेमस हो चुके थे, तो मास लेवल पे भी कहीं ना कहीं उनकी चर्चाएं थीं। तो स्ट्रगल्स जो सक्सेस साउथ अफ्रीका में हुई वो उनको बहुत पॉपुलर उन्होंने उनको बनाया इंडिया में। इंडिया में वो कॉन्टैक्ट में आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के, एंड उनको अपना पॉलिटिकल मेंटर मानते हैं। ही लिंक्ड हिमसेल्फ टू इंडियाज एक्टिव पॉलिटिक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, हु वॉज अ मॉडरेट। हाउ मेनी ईयर्स डिड गांधी जी लिव इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में वो 21 साल तक रहे। ठीक है, सो ही लिव्ड अप्रॉक्सीमेटली 21 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका। 1893 में एट द एज ऑफ 24 वो जाते हैं साउथ अफ्रीका टू अपियर इन अ केस ऑफ गुजराती मर्चेंट दादा अब्दुल्ला। तो बैरिस्टर थे, वो लॉयर थे उस टाइम। 1893 में क्या होता है, जब वो 24 साल के थे, देन वो साउथ अफ्रीका गए टू रिप्रेजेंट द केस ऑफ अ गुजराती मर्चेंट जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। देन ही रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन। तो ये बहुत ही फेमस स्टेशन है, दैट इज़ पीटर मैरिट्सबर्ग। सो गांधी जी पहुँचे डरबन में 1893 में, एक लीगल काउंसिल को सर्व करने के लिए टू द मर्चेंट ऑफ दादा अब्दुल्ला। जून में ही वॉज आस्क्ड बाय दादा अब्दुल्ला टू अंडरटेक अ ट्रिप टू प्रिटोरिया। ठीक है, तो दादा अब्दुल्ला ने बोला कि भाई यू टेक अ ट्रिप टू प्रिटोरिया एंड द ट्रांसफार अ जर्नी विच टू गांधी टू पीटर मैरिट्सबर्ग। गांधी जी वहाँ पे फर्स्ट क्लास में कंपार्टमेंट में बैठे थे, बिकॉज ही परचेज अ फर्स्ट क्लास टिकट। ठीक, सो यूरोपियन वहाँ पे एक एंटर करता है इस कंपार्टमेंट में, एंड ही हैसन टू समन रेलवे ऑफिशियल्स who ordered Gandhi to shift himself to van compartment since coolies and non-whites were apparently not permitted in the first class apartments। तो इशू ये हुआ कि गांधी जी ऑलरेडी हैड बॉट द टिकट ऑफ फर्स्ट क्लास, एंड यूरोपियन एंटर हुआ। देन यूरोपियन सॉ हिम, एंड उसने रेलवे ऑफिशियल्स को समन किया कि भाई हाउ कैन दिस पर्सन सिट, बिकॉज ही वॉज अ नॉन वाइट। ठीक है, ही वॉज अ ब्राउन पर्सन,
एंड इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट जो उन्होंने एक रूल बना रखा था वो ये था कि कुलीज और नॉन वाइट्स जो हैं वो इसमें आने की उनके परमिशन नहीं है। गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया एंड प्रोड्यूस्ड हिज टिकट, लेकिन उनको वार्निंग दी गई दैट ही वुड बी फोर्सिबली रिमूव्ड अगर उन्होंने ग्रेशियस एग्जिट नहीं लिया तो गांधी जी ने रिफ्यूज़ किया। he was a he was actually he how he fought with that stern capability after reaching India also, you know, because he had this risk taking capacity. So he refused to comply with the order and he was summarily pushed out of the train. तो वहाँ से उनको फेंक दिया गया ट्रेन के बाहर और उनके लगेज को भी प्लेटफॉर्म पे डाल दिया गया। दैट जर्नी हिट हिम वेरी बैडली ना, दैट रेसिज्म, दैट जर्नी, दैट हिट हिम वेरी बैडली। और यहाँ से उनका एक नया सफ़र भी, एक नए गांधी जी निकल के आते हैं। इफ़ मतलब दिस इज़ ऑल्सो काउंटेड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी इन द लाइफ ऑफ गांधी जी, बिकॉज इफ़ दिस वुड नॉट बी, ऑल्दो इट हैपन, इट हैज़ टू हैपन, बट इफ़ दिस वुड नॉट हैव बीन हैपन तो गांधी जी, शायद ये गांधी जी ना होते, मे बी हो सकता था, बट होना ही था, दैट वॉज बाउंड टू हैपन। सो दिस पीटर मैरिट्सबर्ग जो स्टेशन था जहाँ से उनको फेंका गया, this turned his life upside down. With reference to British colonial rule in India, consider the following statement. Mahatma Gandhi was instrumental in the abolition of system of indentured labor. ठीक है, तो indentured labor जो सिस्टम था उसको हटाने में महात्मा गांधी played a very important role. In Lord Chelmsford's war conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution on recruiting Indians for World War. So Lord Chelmsford का जो वॉर कॉन्फ्रेंस था उसमें महात्मा गांधी ने इंडियंस को वर्ल्ड वॉर में जाने के लिए सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है, गांधी जी ने सपोर्ट किया था। तीसरा है कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स। ठीक है, तो ये भी सही है, कॉलोनियल रूलर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल भी डिक्लेयर किया था इसके लिए, तो ये भी सही है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द अर्ली 1900s गांधी जी जो थे वो बहुत, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए इन द ब्रिटिश एम्पायर। C.F. Andrews contributed in the abolition campaign. Then गांधी जी सपोर्टेड द रेजोल्यूशन, तो ये दूसरा वाला भी, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट ये बोलता है कि आईएनसी को इलीगल डिक्लेयर किया था बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, दैट इज करेक्ट, यस, आईएनसी वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अटेंडेड बाय एम के गांधी। तो कौन सा पहला सेशन था जो एम के गांधी ने अटेंड किया? देखिए, गांधी जी फुल एंड फाइनल तरीके से जो वापस आए इंडिया में वो 1915 में आए, लेकिन उससे पहले भी वो इंडिया में आए थे एक बार, और उन्होंने कैलकाटा सेशन 1901 का जो था उसको अटेंड किया था। सो महात्मा गांधी ने कैलकाटा सेशन आईएनसी का अटेंड किया था 1901 में पहली बार। इस सेशन के टाइम पे हिज रेजोल्यूशन अबाउट साउथ अफ्रीका वाज पास्ड, और ये जो सेशन है इसको प्रिसाइड कर रहे थे सर दिनशा अदुलजी वाचा, तो डी वाचा इसको प्रिसाइड कर रहे थे। इट इज़ नोटवर्दी दैट ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका गांधी जी केम टू इंडिया इन 1901, और उन्होंने अपना लॉ ऑफिस भी इस्टेब्लिश किया था बॉम्बे में। ओके, नेक्स्ट, साबरमती आश्रम established by महात्मा गांधी ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज़ लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ। तो साबरमती आश्रम जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है। इट वॉज ओरिजिनली established एट कोचरा बंगलो ऑफ जीवनलाल देसाई, a barrister and friend of Gandhi. At that time, the ashram was called the Satyagraha Ashram, but Gandhi wanted to carry out the various activities जैसे कि फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री, इसके साथ ही साथ जो दूसरे परस्यूट्स थे विच रिक्वायर्ड अ मच लार्जर एरिया ऑफ यूजेबल लैंड। सो 2 years later, on 17 June 1917, ashram was relocated to an area of 36 acres on the banks of river Sabarmati in Ahmedabad, and later इसको साबरमती आश्रम बोला गया। Mahatma Gandhi set up an ashram on the banks of Sabarmati near Ahmedabad is known as सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, तो साबरमती में अहमदाबाद के पास उन्होंने एक आश्रम सेटअप किया था, उसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम्स रिलेटेड टू महात्मा गांधी इज़ द ओल्डेस्ट? तो फीनिक्स आश्रम जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है, ये उन्होंने 1904 में इस्टेब्लिश किया था। इट वॉज री ओपन ऑन 27 फरवरी 2000, एंड ये पहला आश्रम है जो गांधी जी ने इस्टेब्लिश किया था। वेयर डिड गांधी अडॉप्ट सेवा धर्म? तो गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अडॉप्ट किया था?
गांधी जी ने सेवा धर्म साउथ अफ्रीका में अडॉप्ट किया था। जब वो साउथ अफ्रीका में रहते थे तो गांधी जी रेंडर्ड हिज सर्विस एज एन अटेंडेंट टू द हेल्पलेस पुअर पेशेंट्स। तो जो वहाँ पे ऐसे लोग जिनकी कोई मदद नहीं कर रहा था, जो पुअर लोग थे, उनका इन्होंने सेवा की इन द चैरिटी हॉस्पिटल्स ऑफ रुस्तम जी। एंड हेयर ही गेव हिज वॉलंटरी सर्विसेज एज अ कंपाउंडर। कंपाउंडर के तौर पे उन्होंने काम किया। ही ऑल्सो सर्व देयर द वुंडेड सोल्जर्स ऑफ द बोर वॉर। जो बोर वॉर चल रहा था उस समय पे जो वुंडेड सोल्जर्स आते थे उनके लिए उनकी भी मदद ये करते थे। ठीक है, एज अ कंपाउंडर ही हेल्प्ड आउट दोज पर्सन। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? ही वॉज G.K. गोखले। Gopal Krishna Gokhale was one of the early social and political leaders during the independence movement against the British Empire in India. Gokhale was famously a mentor of Mahatma Gandhi in his formative years. In 1912, Gokhale visited South Africa at Gandhi's invitation as a young barrister. Gandhi returned from his struggles against empire in South Africa and received personal guidance. तो उन्होंने उनसे personal guidance ली, including the knowledge and understanding of India and the issues confronting common Indians. 1920 तक गांधी जी एक इम्पॉर्टेंट लीडर की तरह उभर के आए ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अपनी ऑटोबायोग्राफी में गांधी जी ने गोखले जी को अपने मेंटर और गाइड के तौर पे बताया है। एज पर महात्मा गांधी पॉलिटिक्स मेंट। तो महात्मा गांधी जी के हिसाब से पॉलिटिक्स का मतलब था एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर। सो फॉर गांधी पॉलिटिक्स मेंट social welfare and public welfare. Most important suggestion about politics from Gandhi ji was decentralization of power. उनके लिए जो डिसेंट्रलाइजेशन था उसका मतलब था टू एनकरेज द विलेज पंचायत एंड कंट्रोल द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो ये चाहते थे लोकल तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा पावर लोगों के हाथ में मिले, जिससे कि मतलब धीरे धीरे जाके एट द एंड एक स्टेटलेस सोसाइटी बन जाए, क्योंकि लोग खुद ही उस लॉ एंड ऑर्डर को अवॉइड करने लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ गांधीयन मॉडल? अथॉरिटी नहीं थे उनकी फीचर, वो सेवा भाव में बिलीव करते थे, सर्वोदय में बिलीव करते थे। तो द पैराडाइम ऑफ पॉलिटिक्स प्रेजेंटेड बाय गांधी जी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, मोरालिटी, रिलीजन एंड ह्यूमैनिटी। गांधी जी के पॉलिटिकल मॉडल में अथॉरिटी की कोई जगह नहीं थी, वो एक स्टेटलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइंड द वर्ड सत्याग्रह? तो सत्याग्रह जो वर्ड है वो गांधी जी ने बोला था पहली बार, सत्य का आग्रह करना, दैट इज़ सत्याग्रह। एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज़ कि गांधी जी के जो भतीजे थे, द नेफ्यू ऑफ गांधी जी, मगन लाल गांधी, ही फर्स्ट टाइम यूज द वर्ड सदाग्रह ड्यूरिंग अ कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो एक कॉम्पिटिशन उनके स्कूल या कॉलेज जो भी रहा होगा, वहाँ पे उन्होंने एक टर्म यूज़ किया था, सादाग्रह और मे बी सदाग्रह। एक कॉम्पिटिशन हुआ था और उसके लिए उनको एक रिवॉर्ड भी दिया गया था। सत्याग्रह मीन्स ट्रूथ एंड रिजिडिटी। बाद में गांधी जी ने इस वर्ड को इम्प्रोवाइज़ किया सत्याग्रह को एज सत्याग्रह। तो क्लियर है दैट द वर्ड सत्याग्रह वो पहली बार गांधी जी ने यूज़ किया था, ऑल्दो सदाग्रह जहाँ से शायद उनको इंस्पिरेशन मिली होगी वो उनके नेफ्यू ने यूज़ किया था पहली बार, मगन लाल गांधी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस विच वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट सत्याग्रह? तो he was Mahatma Gandhi. Satyagraha is a term comprising of 2 words, सत्य and truth. सत्य और ट्रूथ, एंड आग्रह मतलब कि इंसिस्टेंस, इंसिस्ट करना किसी को सत्य बोलने के लिए। हैंस इट इज इन इट्स लूज इंग्लिश इंटरप्रिटेशन, सत्याग्रह का मतलब होता है इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ। सो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 का, वो महात्मा गांधी का पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह था। मोहनदास करमचंद गांधी इज़ बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? So he is known for use of passive resistance to achieve Indian independence. ठीक है, so ये किस लिए जाने जाते हैं? पैसिव रेजिस्टेंस के लिए जाने जाते हैं, टू अचीव इंडियन इंडिपेंडेंस। Struggle done by Gandhi ji in South Africa was termed as inactive resistance, but later Gandhi chose the word satyagraha in place of inactive resistance. Satyagraha was the term which was used most during the freedom struggle. बट गांधी डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन सत्याग्रह एंड इनएक्टिव रेजिस्टेंस। उनके हिसाब से इनएक्टिव रेजिस्टेंस एक पॉलिटिकल टूल था, जबकि सत्याग्रह एक मॉरल पावर थी। उन्होंने डिफ्रेंशिएट भी किया था इनएक्टिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह के बीच में बाय कंपेयरिंग इट विद द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। हु अमंग द फॉलोइंग हैड टोल्ड डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद द फॉरेन क्लोथ्स? तो ये बोला था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी टोल्ड डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद द फॉरेन क्लोथ्स
गांधी रिलेटेड दिस डिस्ट्रक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ नेशन। ठीक है, तो वो अगर कोई फॉरेन गुड्स हैं, फॉरेन क्लोथ्स हैं, तो उनसे बेस्ट डील करने का तरीका जो गांधी जी ने बताया था वो ये था, टू डिस्ट्रक्ट दैम, बिकॉज दिस इज़ इन द फेवर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द नेशन। Gandhiji's boycott of British made products was effective because the British considered India a major market for manufactured goods। ठीक है, तो गांधी जी का जो बॉयकॉट था ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स का वो इफ़ेक्टिव हुआ। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को अपना एक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का मार्केट समझते थे। सो दैट्स वाई इट वाज इफेक्टिव। एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड लीड्स टू एडवांस द मार्केट ऑफ इंडियन मेड गुड्स। तो जैसे बॉयकॉट होगा, अभी तक मार्केट में अगर पिछले 50 साल से 60 साल से अगर ब्रिटिश ओ पावर कर रहा था, और अगर वो बंद हो जाएगा तो वी वुड नीड द थिंग्स जो वो बना रहे थे। तो उससे क्या होगा, जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इंडियन क्राफ्ट्स हैं, जो होममेड चीज़ें हैं, वो उनको बढ़ावा मिलेगा, स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। वॉट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ गांधी जी? अब आपको इसका सीक्वेंस बताना है। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए इसका सीक्वेंस लाइन से है। एक इसके लिए निमोनिक्स भी कहीं देखा था मैंने, सो आई विल डिस्कस इट विद यू। अगर याद रहे तो प्लीज़ याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ठीक, पहले तो आप याद कर लीजिए, ऐसा नहीं, निमोनिक्स तो बात की बात है। उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था। अब अहमदाबाद और खेड़ा दोनों ही 18 में हुए थे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अहमदाबाद खेड़ा से थोड़ा ही पहले हुआ था, फरवरी मार्च 18 में हुआ था ये, और जो खेड़ा था वो 22 मार्च 18 को हुआ था। ठीक है, और नॉन कॉपरेशन तो आप सबको पता है 1920-1922 में हुआ था। तो इसको याद करने का एक और तरीका हो सकता है, अगर आप इन मंथ में कभी कंफ्यूज हो जाएं। पहला चंपारण सत्याग्रह था, ये जनरली याद रह ही जाता है। खेड़ा और अहमदाबाद में अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है तो आप याद रखिएगा केक। ठीक है, वैसे केक की स्पेलिंग ई होती है, बट ठीक है, तो केक से आप याद रखिएगा चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में बहुत ही कम टाइम का डिफरेंस था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमिटी? तो इनमें से चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी के मेंबर अनुग्रह नारायण नहीं थे। इसको प्रिसाइड किया था FG स्ले ने। इसके मेंबर्स थे DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदामी जो भी हैं, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह और G रेनी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया? दैट वॉज चंपारण। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह? अगेन चंपारण, जहाँ पे उन्होंने, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस यूज़ किया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 का है वो पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जो गांधी जी ने लीड किया। 1917 में चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो थी बिहार की है, इनफैक्ट फार्मर्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हैविंग टू ग्रो इंडिगो। ठीक है, तो ज़बरदस्ती ब्रिटिशर्स उनसे इंडिगो, नील की खेती करवाते थे विद बेयरली एनी पेमेंट फॉर इट फ्रॉम द ब्रिटिश। पहली बात तो ये कि उनको पेमेंट भी नहीं देते थे। दूसरा ये था कि इंडिगो उगाने से जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा एक दुखद चीज़ हो रही थी वहाँ के फार्मर्स के साथ। तो राजकुमार शुक्ला जी इनसे मिले और इन्होंने उनको इनविटेशन दिया। उन्होंने 1916 के पैक्ट में, लास्ट हमने वीडियो में देखा था कि वो उनसे पहली बार इनकी मुलाकात हुई, और राजकुमार शुक्ला जी ने उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए, उनके जो भी काम थे उनके बारे में जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किए वो देखते हुए, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप एक बार चंपारण आएँ और देखें जो वहाँ के लोगों की समस्याएं हैं उनके बारे में अगर आप कुछ कर सकते हैं। सो गांधी जी जब वहाँ गए और उन्होंने एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, जो कि इवेंचुअली इट लीड टू एक्सेप्टेंस ऑफ द डिमांड्स ऑफ फार्मर्स, और ये पहली विक्ट्री थी सत्याग्रह। तो जो सत्याग्रह जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया जो पहली बार, उसका पहला इस्तेमाल जो प्रैक्टिकल तौर पे किया गया वो चंपारण में किया गया। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। क्यों? बिकॉज इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। ठीक है, तो नील की खेती जो थी वो डिक्लाइन होना भी शुरू हुई 20th सेंचुरी में, क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि और भी नए इन्वेंशंस हो रहे थे।
ओके। सो कल्टीवेशन जो थी उसकी अनप्रॉफिट, जैसे कि प्रॉपर नील की जगह मतलब जो सब्स्टिट्यूट के तौर पे कुछ और यूज़ करने लगा। उजाला तो आज बना है 4 बूंदों वाला, लेकिन बाकी कुछ ना कुछ तो जो इन्वेंशंस हुए ही होंगे। सो सिंथेटिक इंडिगो बनने लगी। खेती की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज खेती से बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे इंडिगो की खेती से, तो सिंथेटिक इंडिगो का प्रोडक्शन होने लगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी उसकी वजह से इंडिगो का जो सेल था वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ था। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सत्याग्रह अगेंस्ट रोलर एक्ट, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको अभी जो निमोनिक्स बताया था वो क्या था, केक। तो चंपारण दैट इज़ 2, अहमदाबाद दैट इज़ 4, देन खेड़ा दैट इज़ 3, एंड लास्ट में आएगा रोलट वाला। तो अहमदाबाद देखिए अभी, अहमदाबाद इज़ 4, खेड़ा इज़ 3, 2 4 3, एंड रोलट एक्ट का हो गया 1। ओके, सो 2 4 3 1 आंसर इज़ ए। So Champaran Satyagraha was against forced indigo farming in 1917. Ahmedabad mill strike due to the issue of plague bonus. खेड़ा सत्याग्रह हाई टैक्सेस जो ब्रिटिश लिवाई कर रही थी उसके अगेंस्ट था, दैट पीपल वर अनेबल टू पे ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपेडेमिक। सत्याग्रह अगेंस्ट रोलट एक्ट जो कि पास हुआ था टू कर्ब द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया, वो भी लॉन्च हुआ था 1919 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। तो जो बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है वो था जॉइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज़ नेशनल मूवमेंट। तो देखिए यहाँ से ना मास मूवमेंट शुरू हुआ, मासेस को जोड़ना शुरू किया। अभी तक क्या था कि इनिशियली हमने देखा, कांग्रेस के बारे में भी हमने पढ़ा, तो एलिट्स जुड़े हुए थे वहाँ से, एलिट्स जुड़े हुए थे। तो उन्होंने ये सोचा, ऐसा नहीं था कि उनको इनके लिए कोई संवेदनाएं नहीं थी, बट उन्होंने ये सोचा कि पहले हम उस लेवल पे काम करेंगे, सीधे ही मास लेवल पे आएंगे, उनका ऐसा सोचना था। तो शायद हम जो अचीव करना चाहते हैं दैट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और जो भी उनके उस टाइम पे स्वराज या मे बी जो भी आइडियोलॉजीज़ थी इनिशियली, वो शायद नहीं कर पाएंगे। और मास के साथ वो उतने जुड़े भी नहीं थे, बिकॉज जो कांग्रेस बनी थी वो एलिटिस्ट लोगों ने ही शुरू की थी। और एलिटिस्ट लोग मतलब जो बाहर जाके पढ़ के आए हैं, तो वो उतना उन्होंने ज़मीनी तौर पे चीज़ें देखी नहीं थी, जो लोगों की छोटी छोटी दिक्कतें थी वो नहीं देखी थी। गांधी जी ने एक्चुअली ये सारी चीज़ें, ऑल्दो गांधी जी वॉज ऑल्सो फ्रॉम एलिटिस्ट फैमिली ऑफ दैट पीरियड, बट गांधी जी ने ये चीज़ें तब देखी जब वो मास के साथ जुड़े इन साउथ अफ्रीका। और वही दिक्कतें इंडिया में भी थी। इंडिया में बहुत एजुकेशन नहीं थी, बहुत सेम समस्याएं जो आज भी हम देख रहे हैं, बेरोज़गारी भी देख रहे हैं, गरीबी भी देख रहे हैं, अभी भी हैं, तब भी थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं ऑब्वियसली, बिकॉज एक पूरी सेंचुरी चेंज हुई है, बट प्रॉब्लम्स हमेशा आप देखेंगे, वो जब आप आंसर भी लिखते हैं ना, तो आप एक कुछ बेसिक चीज़ें हमेशा याद कर लीजिए मेंस के लिए भी, कि प्रॉब्लम हर समय पे ऑलमोस्ट सिमिलर थी। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं थोड़े से वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर ही रही हैं। तो वही चीज़ थी उस समय। और गांधी जी ने जो टैक्टिक्स अपनाई वो ये सोचा कि मुझे मास के लेवल पे जुड़ना है, मुझे उन जो एक खेती करता हुआ मजदूर भी अगर परेशान हो रहा है तो मुझे उसकी समस्या भी सॉल्व करनी, वो उनका मेन मोटिव था, ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स के तौर पे या फिर सिर्फ ऊपर बैठ के ही चीज़ें सॉल्व करनी, वो नहीं, वो मास के साथ जुड़ना चाहते थे, वो जुड़े। तो बेसिकली वेयर वर वी, आई थिंक आई ड्रोव अवे। सो उन्होंने इस अनरेस्ट को ज्वाइन किया, एंड अच्छी चीज़ ये थी, इस सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट जो चंपारण सत्याग्रह का ये था कि ऑलमोस्ट पहली बार कोई जो पीजेंट अनरेस्ट था या उसने नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महात्मा गांधी आर ट्रू? ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन राजकोट, सो दिस इज़ ट्रू, हमने देखा ही था। ही मैरिड कस्तूरबा एट द एज ऑफ 13, then he studied law at Inner Temple, London. Yes. Then he was most influenced by Ruskin's book Unto the Last. Yes. Unto the Last से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वो। सो मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। इनकी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी राजकोट में। महात्मा गांधी वॉज मैरिड टू कस्तूरबा एट द एज ऑफ 13। लॉ पढ़ा उन्होंने इनर टेम्पल लंदन से। देन ही वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक अनटू द लास्ट रिटन बाय जॉन रस्किन। Mahatma Gandhi said that some of his deepest convictions were reflected in a book titled Unto the Last, and the book transformed his life. What was the message from the book that transformed Mahatma Gandhi? So क्या मैसेज था उसका? मैसेज ये था, द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज़ कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। ठीक है, उस जो बुक का जो एक सार आप बोल सकते हो वो ये था कि
सबकी ही खुशी में एक इंडिविजुअल की भी खुशी है. द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल. So during his stay in South Africa, Gandhiji read the book of John Ruskin unto the last, and he mentioned his Gandhi mentioned in his autobiography that the book transformed the life of Mahatma Gandhi. ठीक है. सो साउथ अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने ये बुक पढ़ी थी. एंड अकॉर्डिंग टू गांधी द मैसेज ऑफ दिस बुक वॉज द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज़ कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल. ठीक. तो वहाँ से उनकी लाइफ एक टर्न फिर से लिया. एंड बाय द फैक्ट गांधी जी हैड रेंडर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल. तो उन्होंने सर्वोदय का कॉन्सेप्ट लगाया. whose work has influenced Gandhi concept. So basically रस्किन की बॉन्ड तो सॉरी आई एम सो सॉरी रस्किन की बुक तो थी ही, साथ में थोरो, टॉल्स्टॉय, इन लोगों सब ने ही गांधी को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया. सो सेक्युलर राइटर्स थे रस्किन एंड थोरो एंड टॉल्स्टॉय. दे मच इन्फ्लुएंस गांधी एंड आइडियोलॉजी. One person that greatly influenced his ideology and tactics for achieving independence was Henry David Thoreau. Primarily उनका ऐसे उन्होंने पढ़ा सिविल डिसोबीडियंस पे. फ्रॉम रस्किन गांधी जी लर्न टू रिस्पेक्ट द फिजिकल लेबर. टॉल्स्टॉय के फेमस कोट्स थे द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू. ठीक है. तो टॉल्स्टॉय ने लिखा था कि भाई जो साम्राज्य है ईश्वर का वो तो आपके अंदर ही है. सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको इंस्पायर किया एंड ही बिकेम द बेस ऑफ हिज नॉन वायलेंट मूवमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू गांधी जी. सो इनमें से क्या रिलेटेड नहीं है. देखिए स्वदेशी पहले ही हो चुका था 1905 में. गांधी जी ऑल्दो 1901 में आए थे कुछ समय के लिए, वो उनका पहला सेशन भी था, बट उन्होंने सिर्फ साउथ अफ्रीका में जो कर रहे थे उसका एक कंसेंट भी था. एंड ही जस्ट केम, मे बी जो भी रीज़न से आए, बट ही जस्ट केम एंड अटेंडेड एंड ही वेंट बैक. फाइनली वो आते हैं जो इंडिया में, जो वो 1915 में आते हैं. सो ये उससे पहले था. बाकी ये सब गांधी जी के पीरियड में हुए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वॉज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी. तो बारदोली सत्याग्रह जो था वो गांधी जी लीड नहीं कर रहे थे. बारदोली सत्याग्रह को लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक. बाकी खेड़ा सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 का, देन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ये सब लीड कर रहे थे गांधी जी. नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग वाइकोम सत्याग्रह. So it was a satyagraha against untouchability and caste discrimination. True. Mahatma Gandhi participated in this satyagraha. True. दोनों ही सही हैं. वाइकोम सत्याग्रह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. So while discussing about the Indian national movement, Vaikom Satyagraha was a movement in Travancore, modern day Kerala, for the temple entry of the depressed classes. It was against untouchability and caste discrimination. It took a place near a part of the princely state of Travancore. 1925, Mahatma Gandhi participated in this satyagraha indirectly. ठीक है. Next, which of the following statement is or are correct regarding Gandhi ji? So, fought hard to improve the status of casteless untouchables. True. Launched the non-cooperation movement. Began the civil disobedience movement. All of the above. तो ये सारे ही सही थे. Among all the constructive programs, service to Harijans was Gandhiji's prime priority. As he described in his weekly Harijan, it was a spiritual act of soul, acting upon the soul. As Stanley Walpert quoted Gandhi, Harijan service would remain from now on the breath of life, more precious than the daily bread. तो अपने डेली खाने से भी ज़्यादा उनके लिए ये हरिजन सर्विस हुई थी. गांधी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हैंस ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन. ये बोला था सुभाष चंद्र बोस जी ने. सो 6 जुलाई 1944 को बोस ने एड्रेस किया टू गांधी जी ऑन आज़ाद हिंद रेडियो फ्रॉम रंगून, एंड he said, India's last war of independence has begun. Father of our nation, in this holy war of India's liberation, we ask for your blessings and good wishes. So there he, called Mahatma Gandhi as the father of our nation. Okay. The prefix Mahatma was added with the name of Gandhi. कब ऐड हुआ था? चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे. तो महात्मा वर्ड जो है वो उनके पहले ही सत्याग्रह के टाइम पे, सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे इनको जोड़ा गया उनके नाम के आगे. और फादर ऑफ द नेशन इनको बोला था सुभाष चंद्र बोस ने. किसने जोड़ा था ये जोड़ा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा. हु ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड गांधी जी महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम? रविन्द्रनाथ टैगोर. हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नोआखली? तो नोआखली के टाइम पे प्यारे लाल इनके सेक्रेटरी थे. हिज सिस्टर डॉक्टर सुशीला नैयर वॉज द पर्सनल डॉक्टर ऑफ महात्मा गांधी.
प्यारेलाल ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डांडी मार्च, ठीक है। तो नोआखली में प्यारेलाल उनके सेक्रेटरी थे, उनकी बहन सुशीला नैयर उनकी पर्सनल डॉक्टर भी थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह मूवमेंट्स डिड गांधी जी नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली? राजकोट, खेड़ा, वाइकोम या नॉन कॉपरेशन? तो डायरेक्टली वाइकोम में नहीं किया था, जबकि राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा और नॉन कॉपरेशन में डायरेक्टली किया था। ही एग्रीड टू सेटल एन एग्रीमेंट विद द रूलर ऑफ राजकोट सत्याग्रह बाय मीडिएशन विद वाइसराय एंड आफ्टर 4 days of hunger strike in reference of राजकोट सत्याग्रह। When did महात्मा गांधी come to छत्तीसगढ़ फर्स्ट टाइम? तो अभी छत्तीसगढ़ पीसीएस का ही आपको ऐसा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज 20 दिसंबर 1920 को पहली बार छत्तीसगढ़ गए थे। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो ही इस तरीके के फैक्ट ज़रूरी है, अदरवाइज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अदर स्टेट एग्जाम्स। सो वी हैव completed 50 क्वेश्चंस एंड द रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चंस हम सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आप तब तक आई होप आपने बाकी चीज़ें रिवाइज की होंगी, ठीक है। बट होपफुली पहले से अब काफ़ी कम लोग देख रहे हैं, मे बी एग्ज़ाम इज़ अप्रोचिंग, बट वॉट एवर इट इज़ आई थिंक इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू विल वॉच। बाकी इट इज़ अप टू यू बिकॉज everyone has different taste of reading. So I hope you'll be doing well. Keep studying. Take care.